नमस्कार दोस्तों, साहित्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी सुहाग की साड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। यह कहना भूल है कि दाम्पत्य सुख के लिए स्त्री पुरुष के स्वभाव में मेल होना आवश्यक है। श्रीमती गोरा और श्रीमान को रतन सिंह में कोई बात न मिलती थी। गोरा उदार थी, रतन सिंह कोड़ी कोड़ी को दांतों से पकड़ते थे। वह हंसमुख थी, रतन सिंह चिंताशील थे। वह कुल मर्यादा पर जान देती थी, रतन सिंह इसे आडंबर समझते थे। उनके सामाजिक व्यवहार और विचार में भी घोर अंतर था। यहाँ उदारता की बाजी रतन सिंह के हाथ थी। गोरा को सहभोज से आपत्ति थी, विधवा विवाह से घृणा और अछूतों के सवाल से विरोध। रतन सिंह इन सभी व्यवस्थाओं के अनुमोदक थे। राजनीति विषयों में यह विभिन्नता और भी जटिल थी। गोरा वर्तमान स्थिति को अटल, अमर, परम आवश्यक समझती थी। इसलिए वह नरम गरम, कांग्रेस, स्वराज्य, होम रूल सभी से विरक्त थी। कहती, ये मुट्ठी भर पढ़े लिखे आदमी क्या बना लेंगे, चने कहीं भाड़ फोड़ सकते हैं। रतन सिंह पक्के आशावादी थे। राजनीति सभा की पहली पंक्तियों में बैठने वाले, कर्म क्षेत्र में सबसे पहले कदम उठाने वाले, स्वदेश व्रतधारी और बहिष्कार के पूरे अनुयायी। इतनी विषमताओं पर भी उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। कभी कभी उनमें मतभेद अवश्य हो जाता था, पर वे समीर के वे झोंके थे जो स्थिर जल को हल्की हल्की लहरों से आभूषित कर देते हैं। थोड़े से अच्छे इरादे सारी विषमताओं और मतभेदों का प्रतिकार कर देती थी। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थी। स्वयंसेवकों के जत्थे भिखारियों की भांति द्वारों पर खड़े होकर विलायती कपड़ों की भिक्षा मांगते। ऐसा कदाचित ही कोई द्वार था जहां उन्हें निराश होना पड़ता हो। खद्दर और गाड़े के दिन फिर गए थे। नैन सुख नैन दुख मलमल तनबेद हो गए थे। रतन सिंह ने आकर गोरा से कहा, लाओ अब सब विदेशी कपड़े संदूक से निकाल दो, दे दो। गोरा, अरे तो इसी घड़ी कोई साइत निकली जाती है, फिर कभी दे देना। रतन, वाह, लोग द्वार पर खड़े कोलाहल मचा रहे हैं, तुम कहती हो फिर कभी दे देना। गोरा, तो यह कुंजी लो, निकाल कर दे दो। मगर यह सब लड़कों का खेल है। घर फूकने से स्वराज्य न कभी मिला है न मिलेगा। रतन, मैंने कल ही तो इस विषय पर तुमसे घंटों सिरपच्ची की थी, पर मुझसे सहमत हो गई थी। आज तुम फिर वही शंकाएं करने लगी हो। गोरा, मैं तुम्हारे नाराज हो जाने के डर से चुप हो गई थी। रतन, अच्छा, शंकाएं फिर कर लेना, इस समय जो करना है वह करो। गोरा, लेकिन मेरे कपड़े तो न लोगे न? रतन, सब देने पड़ेंगे। विलायती का सूत भी घर में रखना मेरे प्राण को भंग कर देता है। इतने में रामटेल साइंस ने बाहर से पुकारा, सरकार, लोग जल्दी मचा रहे हैं, कहते हैं अभी कई मोहल्लों का चक्कर लगाना है। कोई गाड़े का टुकड़ा हो तो मुझे भी मिल जाए। मैंने भी अपने कपड़े दे दिए हैं। केसर मेहरी कपड़ों की एक गठरी लेकर बाहर जाती हुई दिखाई दी। रतन सिंह ने पूछा, क्या तुम भी अपने कपड़े देने जाती हो? केसर ने लजाते हुए कहा, हाँ सरकार, जब देश छोड़ रहा है तो मैं कैसे पहनूं? रतन सिंह ने गोरा की ओर आदेशपूर्ण नेत्रों से देखा। अब वह विलंब न कर सकी। लज्जा से सिर झुकाए संदूक खोलकर कपड़े निकालने लगी। एक संदूक खाली हो गया तो उसने दूसरा संदूक खोला। सबसे ऊपर एक सुंदर रेशमी सूट रखा था जो कुंवर साहब ने किसी अंग्रेजी कारखाने से सिलाया था। गोरा ने पूछा, क्या सूट भी निकाल दूं? रतन, हाँ हाँ, इसे किस दिन के लिए रखोगी? गोरा, यदि मैं ये जानती कि इतनी जल्दी हवा बदलेगी तो कभी यह सूट न बनवाने देती। सारे रुपए खून हो गए। रतन सिंह ने कुछ उत्तर न दिया। तब गोरा ने अपना संदूक खोला और जलन के मारे स्वदेशी विदेशी सभी कपड़े निकाल निकाल कर फेंकने लगी। वे आवेश प्रवाह में आ गई। उनमें कितनी ही बहुमूल्य फैंसी जैकेट और साड़ियां थी जिन्हें किसी समय पहनकर वह फूली न समाती थी, पर इस समय सबकी सब आंखों में खटक रही थी। रतन सिंह उनके भावों को ताड़ रहे थे। स्वदेशी कपड़ों का निकाला जाना उन्हें अखर रहा था, पर इस समय चुप रहने में ही कुशल समझते थे। 30 पर भी 2-1 बार वाद विवाद की नौबत आ गई।
एक बनारसी साड़ी के लिए तो वे झगड़ बैठे। उसे गोरा के हाथों से लेना चाहा, पर गोरा ने एक न मानी, निकाल ही फेंका। सहसा संदूक में से एक केसरिया रंग की तन बेच की साड़ी निकल आई, जिस पर पक्के आंचल और पल्ले टके हुए थे। गोरा ने उसे जल्दी से लेकर अपनी गोद में छिपा लिया। रतन सिंह ने पूछा, कैसी साड़ी है? गोरा, कुछ नहीं, तन बेच की साड़ी है, आंचल पक्का है। रतन, तन बेच की है? तब तो जरूर ही विरायती होगी, उसे अलग क्यों रख दिया? क्या वह बनारसी साड़ियों से अच्छी है? गोरा, अच्छी तो नहीं है, पर मैं इसे न दूंगी। रतन, वाह, विलायती चीज को मैं न रखने दूंगा, लाओ इधर। गोरा, नहीं, मेरी खातिर से इसे रहने दो। रतन, तुमने मेरी खातिर में एक चीज न रखी, मैं क्यों तुम्हारी खातिर करूं? गोरा, पैरों पड़ती हूँ, जिद न करो। रतन, स्वदेशी साड़ियों में से जो चाहे रख लो, लेकिन इस विलायती चीज को मैं न रखने दूंगा। इसी कपड़े की बदौलत हम गुलाम बने, यह गुलामी का दाग मैं अब नहीं रख सकता, लाओ इधर। गोरा, मैं इसे न दूंगी, एक बार नहीं 1000 बार कहती हूँ कि न दूंगी। रतन, मैं इसे लेकर छोड़ूंगा, इस गुलामी के पटके को, इस दास के काम के बंधन को किसी तरह न रखूंगा। गोरा, बेकार की जिद न करो। रतन, आखिर तुमको इससे क्यों इतना प्रेम है? गोरा, तुम तो बाल की खाल निकालने लगते हो, इतने कपड़े थोड़े हैं, एक साड़ी रख ही ली तो क्या? रतन, तुमने अभी तक इन होलियों का आशय नहीं समझा। गोरा, खूब समझती हूँ, सब ढोंग है, 4 दिन में जोश ठंडा पड़ जाएगा। रतन, तुम केवल इतना बतला दो कि यह साड़ी तुम्हें क्यों इतनी प्यारी है, तो शायद मैं मान जाऊं। गोरा, यह मेरी सुहाग की साड़ी है। रतन, जरा देर सोचकर, तब तो मैं इसे कभी न रखूंगा। मैं विदेशी वस्त्र को यह शुभ स्थान नहीं दे सकता। इस पवित्र संस्कार की यह अपवित्र यादगार को मैं घर में नहीं रख सकता। मैं इसे सबसे पहले होली की भेंट करूंगा। लोग कितने हतबुद्धि हो गए हैं कि ऐसे शुभ कार्यों में विदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने में संकोच न करते थे। मैं इसे अवश्य होली में दूंगा। गोरा, कैसे असुगुन मुंह से निकालते हो? रतन, ऐसी सुहाग की साड़ी घर में रखना अपशगुन, अमंगल, अनिष्ट और अनर्थ है। गोरा, यूँ चाहो जबरदस्ती छीन ले जाओ, पर खुशी से न दूंगी। रतन, तो फिर मैं जबरदस्ती ही करूंगा, मजबूरी है। यह कहकर वे लपके कि गोरा के हाथों से साड़ी छीन लूं। गोरा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और रतन की ओर कतार नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें मेरे सिर की कसम। केसर, मेहरी बोली, बहू जी की इच्छा है तो रहने दीजिए। रतन सिंह के बढ़े हुए हाथ रुक गए, मुख मलिन हो गया, उदास होकर बोले, मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा, प्रतिज्ञा पत्र पर झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। खैर, ये सही। शाम हो गई थी, स्वयं सेवक गण शोर मचा रहे थे। कुंवर साहब, जल्दी आइए, श्रीमती जी से कह दीजिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करे, बहुत देर हो रही है। उधर रतन सिंह असमंजस में पड़े हुए थे कि प्रतिज्ञा पत्र पर कैसे हस्ताक्षर करूं। विदेशी वस्त्र घर में रखकर स्वदेशी वस्त्र का पालन कैसे होगा? आगे कदम बढ़ा चुका हूं, पीछे नहीं हटा सकता, लेकिन प्रतिज्ञा का निरंतर पालन करना अभिष्ट भी तो नहीं, केवल उसके आशय पर लक्ष्य रहना चाहिए। इस विचार से मुझे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने का पूरा अधिकार है। क्रिया हट के सामने किसी की नहीं चलती। यूं चाहो तो एक ताने में काम निकल सकता है, पर उसे बहुत दुख होगा। बड़ी भावुक है, उसके भावों का आदर करना मेरा कर्तव्य है। गोरा भी चिंता में डूबी हुई थी। सुहाग की साड़ी सुहाग का चिन्ह है, उसे आग कितने अशुभ की बात है। ये कभी कभी बालकों की भांति जिद करने लगते हैं, अपने ही धुन में किसी की सुनते नहीं, बिगड़ते हैं तो मानो मुंह ही नहीं सीधा होता। लेकिन वे बेचारे भी तो अपने सिद्धांतों से मजबूर हैं। झूठ से उन्हें घृणा है, प्रतिज्ञा पत्र पर झूठी स्वीकृति लिखनी पड़ेगी। उनकी आत्मा को बड़ा दुख होगा, में पड़े होंगे। यह भी तो नहीं हो सकता कि सारे शहर में स्वदेशा अनुरागियों के सिरमौर बनकर उस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने से आनाकानी करें। कहीं मुंह दिखाने को
जगह न रहेगी। इतने में उसने रामटेल साइंस को सिर पर कपड़ों का गट्ठर लिए जाते देखा। केसर मेहरी भी एक गट्ठर सिर पर रखे हुई थी। पीछे पीछे रतन सिंह हाथ में प्रतिज्ञा पत्र लिए जा रहे थे। उनके चेहरे पर ग्लानि की झलक थी, जैसे कोई सच्चा आदमी झूठी गवाही देने जा रहा हो। गोरा को देखकर उन्होंने आंखें फेर ली और चाहा कि उनकी निगाहें बचाकर निकल जाऊं। गोरा को ऐसा जान पड़ा कि उनकी आंखें डबडबाई हुई हैं। वह राह रोककर बोली, जरा सुनते जाओ रतन, जाने दो, जिद न करो, लोग बाहर खड़े हैं। उन्होंने चाहा कि पत्र को छिपा लूं, पर गोरा ने उनके हाथों से छीन लिया। उसे गौर से पढ़ा और एक क्षण चिंतामग्न रहने के बाद बोली, वे जाओ रतन, रहने दो, अब तो मैंने झूठ लिख ही दिया। गोरा, मैं क्या जानती थी कि तुम ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हो। रतन, यह तो मैं तुमसे पहले ही कह चुका था। गोरा, मेरी भूल थी, क्षमा कर दो और इसे लेते जाओ। रतन, जब तुम इसे देना अशुभ समझती हो तो रहने दो। तुम्हारी खातिर थोड़ा सा झूठ बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेते जाओ, अमंगल के भय से तुम्हारी आत्मा का हनन नहीं करना चाहती। यह कहकर उसने अपनी सुहाग की साड़ी उठाकर पति के हाथों में रख दी। रतन ने देखा, गोरा के चेहरे पर एक रंग आता है और एक रंग जाता है, जैसे कोई रोगी अंतरस्थ विषम वेदना को दबाने की चेष्टा कर रहा हो। उन्हें अहृदयता पर लज्जा आई। हाँ, केवल अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए, अपनी आत्मा के सम्मान के लिए मैं इस देवी की भावनाओं का वध कर रहा हूँ। यह अत्याचार है। साड़ी गोरा को देकर बोले, तुम इसे रख लो, मैं प्रतिज्ञा पत्र को फाड़े डालता हूँ। गोरा ने दृढ़ता से कहा, तुमने लेके जाओगे तो मैं खुद जाकर दे आऊंगी। रतन सिंह विवश हो गए, साड़ी ली और बाहर चले आए। उसी दिन से गोरा के हृदय पर एक बोझ सा रहने लगा। वह दिल बहलाने के लिए उपाय करती, जलसों में भाग लेती, सैर करने जाती, मनोरंजक पुस्तकें पढ़ती, यहाँ तक कि कई बार नियम के विरुद्ध थिएटर में भी गई। किसी प्रकार अमंगल कल्पना को शांत करना चाहती, पर यह आशंका एक मेघमंडल की भांति उसके हृदय पर छाई रहती थी। जब एक पूरा महीना गुजर गया और उसकी मानसिक वेदना दिनों दिन बढ़ती गई, तो कुंवर साहब ने अपने इलाके में ले जाने का निश्चय किया। उसका मन उनके आदर्श प्रेम का नित्य तिरस्कार किया करता था। वे अक्सर देहातों में प्रचार का काम करने जाया करते थे, पर अब अपने गांव से बाहर न जाते, या जाते तो संध्या तक जरूर लौट आते। एक दिन की देर का साधारण सिर का दर्द और जुखाम उन्हें अव्यवस्थित कर देते थे। वे बहुआ बुरे सपन देखा करती। किसी अनिष्ट के काल्पनिक अस्तित्व की छाया उसे अपने चारों ओर मंडराती हुई प्रतीत होती थी। अंत में रतन सिंह उसे लेकर लौट आए। गोरा को वापस आए 3-4 दिन हो चुके थे, पर घर से बाहर न निकल सकी। कारण यह था कि केसर मेहरी उसके जाने के दूसरे ही दिन छोड़कर चली गई थी और अभी तक उतनी चतुर श्री मेहरी न मिली थी। राम टहल भी छोड़ गया था। बेचारे कोचवान को साइंस का भी काम करना पड़ता था। संध्या का समय था। गोरा बरामदे में बैठी आकाश की ओर एकटक होकर ताक रही थी। चिंताग्रस्त प्राणियों का एकमात्र यही अवलंब है। सहसा रतन सिंह ने आकर कहा, चलो आज तुम्हें स्वदेशी बाजार की सैर करा लावें। यह मेरा ही प्रस्ताव है, पर 4 दिन यहाँ आए हो गए, उधर जाने का अवकाश ही न मिला। गोरा,
मेरा तो जाने को जी नहीं चाहता, यहीं बैठकर कुछ बातें करो। रतन, नहीं, चलो देख आवें, 1 घंटे में लौट आवेंगे। अंतः मैं गोरा राजी। चारों तरफ एक विचित्र शोभा दिखाई दी। बाजार कभी इतनी रौनक पर न था। वह स्वदेशी बाजार में पहुंची तो जुलाहो और कोरियो को अपनी दुकानें सजाए बैठे देखा। सहसा एक वर्द कोरी ने आकर रतन सिंह को सलाम किया। रतन सिंह चौंक कर बोले, रामटहल, तुम अब कहाँ हो? उसके अंग अंग में आत्मसम्मान की आभा झलक रही थी, आंखों में गौरव ज्योति थी। रतन सिंह को कभी अनुमान न हुआ था कि अस्तबल साफ करने वाला बूढ़ा रामटहल इतना सभ्य, इतना भद्र पुरुष है। वह बोला, सरकार, अब तो अपना कारोबार करता हूँ। जब से आपकी गुलामी छोड़ी तब से अपने काम में लग गया। आप लोगों की निगाह हम गरीबों पर हो गई, हमारा भी गुजर हो रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि किस हालत में मैं पड़ा हुआ था। जात का कोरी हूँ, पर पापी पेट के लिए चमार बन गया था। रतन, तो भाई अब मुंह मीठा कराओ। यह बाजार लगाने की मेरी ही सलाह थी, बिक्री तो अच्छी होती है। रामटहल, हाँ सरकार, माल हाथों हाथ उड़ जाता है। यहाँ बैठते हुए 1 महीना हो गया है, पर आपकी कृपा से लोगों के 4 पैसे भी बेबाक हो गए हैं। भगवान की दया से रूखा सूखा भोजन भी दोनों समय मिल जाता है। और क्या चाहिए? मालकिन की सुहाग की साड़ी का होली में आना कहिए और बाजार का चमकना कहिए। लोगों ने कहा, जब इतने बड़े आदमी होकर ऐसे शुभ की चीज की परवाह नहीं करते तो हम विदेशी कपड़े क्यों रखे? जिस दिन से होली जली है उसके 2-3 दिन पहले ही सरकार इलाके पर चले गए थे। उसके पहले भी सरकार कई दिनों तक घर से बहुत कम निकलते थे। मैं तो यही कहूँगा कि ये सारी माया उसी सुहाग की साड़ी की है। इतने में एक अधेड़ स्त्री गोरा के सामने आकर बोली, बहू जी, मुझे भूल तो नहीं गई? गोरा ने सिर उठाया तो सामने केसर मेहरी खड़ी थी। वह सुंदर साड़ी पहने हुए थी, हाथ पांव में मामूली गहने भी थे, चेहरा खिला हुआ था। स्वाधीन जीवन के गौरव का एक एक भाव खिल रहा था। गोरा ने कहा, इतनी जल्दी भूल जाऊंगी? अब कहाँ हो? हमें लौटने भी न दिया, बीच में ही उड़ भागी। केसर, क्या करूं सरकार, अपना काम चलते देख सब्र न हो सका। जब तक रोजगार न चलता था तब तक लाकेट के लिए सेवा टहल, कर्म कुकर्म सभी करना पड़ता था। अब आप लोगों की दया से हमारे दिन भी लौटे हैं। अब दूसरा काम नहीं किया जाता। अगर बाजार का यही रंग रहा तो अपनी कमाई खाए न चुकेगी। यह सब आपकी साड़ी की महिमा है। उसकी बदौलत हम गरीबों के कितने ही घर बस गए। 1 महीना पहले इन दुकानदारों में से किसी को रोटियों का ठिकाना न था। कोई साइसी करता था, कोई ताशे बजाता था, यहाँ तक कि कई आदमी मेहतर का काम करते थे, कितने ही भीख मांगते थे। अब सब अपने धंधे में लग गए हैं। सच पूछो तो हमारी सुहाग की साड़ी ने हमें सुहागिन बना दिया, नहीं तो हम सुहागिन होते हुए भी विधवाएं थी। सच कहती हूँ, सैकड़ों जवानों से नित्य ही कि आपका सुहाग अमर हो, जिसने हमारी राज जात को सुहाग दान दिया। रतन सिंह एक दुकान पर बैठकर कुछ कपड़े देखने लगे। गोरा का बाहुक हृदय आनंद से पुलकित हो रहा था। उसकी सारी अमंगल कल्पनाएं स्वप्नवत विचित्र होती जाती थी। आंखें सजल हो गई थी और सुहाग की उसे आशीर्वाद दे रही थी। उसने रतन सिंह को भक्तिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो। तब गोरा यहाँ से चली तो सड़क की बिजलियां जल चुकी थी। सड़कों पर खूब प्रकाश था
उसका हृदय भी आनंद के प्रकाश से जगमगा रहा था। रतन सिंह ने पूछा, सीधे घर चलूं? गोरा, नहीं, छावनी की तरफ होते चलो। रतन, बाजार खूब सजा हुआ था। गोरा, यह जमीन लेकर एक स्थायी बाजार बनवा दो, स्वदेशी कपड़ों की दुकानें हो और किसी से किराया न लिया जाए। रतन, बहुत खर्च पड़ेगा। गोरा, मकान बेच दो, रुपए ही रुपए हो जाएं। रतन, सोचूंगा। गोरा, जरा देर से इलाके भर में खूब कपास की खेती कराओ, जो कपास बोए उसकी बेगार माफ कर दो। रतन, हाँ, तदबीर अच्छी है, दूनी उपज हो जाएगी। गोरा, कुछ देर सोचने के बाद, लकड़ी बिना दाम दो तो कैसा हो, जो चाहे चरखे बनवाने के लिए काट ले जाए। रतन, लूट मच जाएगी। गोरा, ऐसी बेईमानी कोई नहीं करेगा। जब उसने गाड़ी से उतरकर घर में कदम रखा तो चित्त शुभ कल्पनाओं से प्रफुल्लित हो रहा था, मानो कोई बछड़ा खूंटे से छूटकर किलोले कर रहा हो। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। एक निवेदन, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके कहानी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपने अमूल्य सुझाव हमें दें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।